नमस्कार। कॉफ़ी विद जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। कॉफ़ी विद जर्नलिस्ट में आज की मेहमान है CBLU की रजिस्ट्रार श्रीमती रितु सिंह। श्रीमती रितु सिंह उन सभी लड़कियों के लिए और युवतियों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हैं। इन्होंने शिक्षा को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया है और ये हिसार में राजकीय पॉलिटेक्निक में इंग्लिश की लेक्चरार रही हैं। अब इन्होंने अपने इस छोटे से जीवन में अनेकों वेबिनार सेमिनार में हिस्सा लिया है। इनके कई पेपर पब्लिश हो चुके हैं और इतना ही नहीं, इन्होंने जो है वो शिक्षा पर जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं वो भी करीब कोई 2 दर्जन वो अटेंड इन्होंने किए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में रितु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रितु जी, आपकी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड वो सरकारी नौकरी की रही है आपके पेरेंट्स की, और फिलहाल जो है आपका परिवार बिजनेस में है। ऐसी स्थिति में जो है वो आपके फादर जो है सरकारी नौकरी में होने के कारण से अलग अलग जगह जो है आपकी एजुकेशन रही होगी, तो आपकी ज़्यादा एजुकेशन किस जगह रही? जी, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में ज़रूर थे, लेकिन हम लोग अपने दादा दादी के पास रहते थे और मेरी एजुकेशन जो है फतेहाबाद, हरियाणा में एक छोटा शहर है फतेहाबाद, वहाँ से हुई है सीनियर सेकेंडरी तक। उसके पश्चात सिरसा CM के गर्ल्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया जी। फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और MPhil किया। बीच में मैंने B.Ed भी किया है डबर्ली कॉलेज। अच्छा। आपके स्कूल या कॉलेज के टाइम की ऐसी घटना जो आपको याद रहती है, यानी जब भी आप कॉलेज का समय याद करते हैं, स्कूल का समय याद करते हैं, तो इत्तेफाकन वो घटना आपके दिमाग में आ जाती है, कोई ऐसी घटना? जी, एक घटना स्कूल की जो मैं अपने बच्चे को भी बार बार बताती हूँ कि जब मैं 4th क्लास में थी, मेरे पिताजी एक्चुअल में बहुत आदर्शवादी थे। हमें हमेशा देशभक्ति की उन्होंने मूवीज़ दिखाई। तो आदर्शवाद जैसे उन्होंने कूट के भर दिया हमें, और किसी की मदद करना। मेरे पिताजी मेरे आदर्श रहे हैं। मैंने उनको लोगों की मदद करते देखा है हमेशा, अपने सीमाओं से परे जाकर भी। तो मैं जब 4थी क्लास में थी तो मेरी फ्रेंड्स ऐसे बताती थी कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वो बताती कि मैंने उस बच्चे को इतना पेपर करवा दिया। तो मुझे लगा ये तो अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं पता था, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता है इस चीज़ का कि पेपर में किसी को बताना सवाल अच्छी बात होती है। तो मैथ्स का एग्ज़ाम था और मेरे पीछे एक कोई बच्चा बैठा था, उसने बोला मुझे नहीं सवाल आ रहे हैं, तो मैं उसको करवा रही थी। तो मेरे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, सतपाल शर्मा जी। उन्होंने इशारे से मना किया, क्योंकि मैं मॉनिटर रही हूँ हमेशा क्लास की। तो बड़े प्यार से कि बच्चा है, पहली गलती कर रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आया और मैं उसको बताती रही, और क्योंकि मुझे नहीं पता था गलत है तो मैं सरेआम ऐसे बता रही थी। उन्होंने आके जो जोर से मुझे चांटा लगाया तो सारा समझ में आ गया। और उसके बाद ये गलती ना कभी हुई, और ना मैं अपने बच्चे को, और अपने में शिक्षण का करियर रहा है तो मैं अपने बच्चों को भी ये ज़रूर इंसिडेंट बताती थी कि ये बहुत ही गलत चीज़ है बेटा, और मेरे बेटे को भी मैं ये ज़रूर शिक्षा देती हूँ और हमेशा आदर्श पे चलने के लिए उनको कहती हूँ। यानी उस वक्त में आपको ये नहीं पता था कि इसको नकल कहते हैं? हाँ, मुझे नहीं पता था ये, क्योंकि 4थी क्लास में बच्चा, मैं 2.5 साल की स्कूल में लग गई थी। अच्छा। हाँ जी, बहुत छोटी उम्र थी, 7.5 साल की उम्र। अभी जो है ना, आपने बताया कि आप अपने पिताश्री से जो है वो ज़्यादा प्रभावित। हाँ जी, बिल्कुल। पिताजी जी के अलावा इस स्कूल और कॉलेज के टाइम में आप ज़्यादा प्रभावित और किससे रहे? मैं कॉलेज टाइम में डॉक्टर दीप्ति धर्मानी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, और CM के कॉलेज में वो इंग्लिश की प्रवक्ता रही हैं। उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा। हाँ जी, वो बहुत मेहनती हैं। मैंने उनको हमेशा फुल ऑफ एनर्जी देखा है और स्टूडेंट्स की मदद करते हुए देखा है। ऐसी कौन सी घटना रही कि जिसका प्रभाव जो है, उनकी किस बात का प्रभाव आपको जो है ना उनके साथ अटैचमेंट बनाए? मैं उनके ओवरऑल व्यक्तित्व से ही प्रभावित रही हूँ। कभी हम लोग मदद के लिए गए, एक तो हमेशा बड़े
और हमेशा वेलकमिंग एटीट्यूड था उनका, कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि बेटा ये नहीं हो सकता। अच्छा। वो हमेशा हर पॉसिबल उन्होंने कोशिश करी है। मैं हॉस्टल में रही हूँ ज़्यादातर, हमारे साथ ट्रिप में भी गई, वहाँ ट्रिप में भी एक दो कई बार गर्ल्स को आ जाती है समस्याएं, तो बड़े ही प्रेम भाव से उन्होंने उन समस्याओं का समाधान किया। कॉलेज के समय से एक कदम हम आगे आते हैं। हाँ जी। हम आते हैं आपके जीवन की पहली कड़ी पर, और जीवन की पहली कड़ी किसी भी व्यक्ति के लिए, महिला के लिए, वो होती है शादी की। हाँ जी। आप अपनी शादी के बारे में बताइए कि आपकी शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी जी मेरी। अरेंज हाँ मैरिज थी। जी। मेरी बुआ जी जो चौटाला गांव में मैरिड है। अच्छा अच्छा। और मेरे हस्बैंड की ननिहाल चौटाला गांव में है। तो वहाँ उनके ननिहाल वालों से उनके मतलब रिश्ते थे मेरे फूफा जी के, तो उन्होंने रिश्ता बताया और हो गई शादी। मतलब रिश्तेदारी में आपकी रिश्तेदारी हुई है। हाँ जी। तो शादी के टाइम में, यानी कि शादी होने से पहले तक, हाँ जी। आप कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपको याद रहती हो? शादी से पहले, शादी के बाद की बात है, शादी से पहले कोई ऐसी घटना जिसको हम कहेंगे कि भी सगाई से लेकर और बारात तक के बीच की। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, बस जैसे हम लोगों की बातचीत होती रहती थी और बस नॉर्मल जैसा। आपकी जो है अपने पति के साथ पहली तू मैं कब हुई? नहीं, तू मैं एक ऐसा है कि आप कैमरे के सामने झूठ मत बोलना, क्योंकि ये कैमरा जो ना आपको पकड़ लेगा वहीं पर। ठीक है। तो ये क्योंकि कोई भी कितना भी हो, हाँ। कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी आती है जो पति और पत्नी में तू मैं हो जाती है। आपके साथ पहला कब हुआ? नहीं, तू मैं तो नहीं, विचारधारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जरूर रहते हैं, और हमारा रिश्ता पति पत्नी से ज़्यादा दोस्तों का है रिश्ता, तो जैसे दोस्तों में होता है बिल्कुल वैसे ही कोई ऐसा, और वो रचनात्मक ही होता है। अभी भी जैसे बच्चे की परवरिश में भी मान लो उसकी एजुकेशन से रिगार्डिंग हो गया, या बच्चे का कभी मन करता है कि बाहर खाना खाएं, तो मेरे हस्बैंड क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो डॉक्टर हैं, उनका चिकित्सा से संबंध रहा है, तो वो सेहत का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो उनको रहता है कि घर का खाना होना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं, बच्चा है तो उसको थोड़ा सा हमें छूट दे देनी चाहिए। तो फिर वो मिल बैठ के हम कुछ उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि चलो हफ्ते में एक बार ऐसे कर लेंगे हम, बस यही रहता है। यही रहता हाँ है। ये तो अच्छा रखा है। हाँ ये इतना प्यार तो बना रहना भी चाहिए। हाँ जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा हाँ कि आपने पहली फिल्म कब देखी? फिल्म तो जी हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली था हमारे, मेरी फैमिली में काफ़ी डिसिप्लिन था। मेरे दादाजी जो हैं वो लॉयर रहे हैं जी। हाँ जी। और वो हरियाणा फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी थे, हरियाणा लैंड यूज़ बोर्ड के मेंबर भी थे, और हम लोग बड़ा डरते थे उनसे। तो वो हम लोगों ने कभी गाने भी नहीं सुने उनके सामने, नहीं। फिल्म तो बहुत दूर की बात है। और हम लोग सिरसा में जब सीएम के कॉलेज में पढ़ रही थी तो एजुकेशनल टूर गया था हमारा, भटिंडा थर्मल पावर प्लांट हमें दिखाने के लिए गए थे। वहाँ पे हम आपके हैं कौन मूवी हमें बठिंडा में दिखाई गई थी, वो मेरी पहली मूवी, वो फिल्म हाँ पहली थी। हाँ जी। तो आपके पहली फिल्म के बाद में, हाँ जी, फिल्मों के बारे में आपकी एक ओपिनियन भी बनी होगी, उस ओपिनियन को लेके आज भी हाँ जी, आपका फेवरेट हीरो कौन हो सकता है? जी मेरे ऑल टाइम फेवरेट जो है धर्मेंद्र रहे हैं। धर्मेंद्र रहे हैं। अरे वेरी गुड। दूसरी बात ये थी कि आपके जो है ना फेवरेट हीरो धर्मेंद्र रहे हैं। धर्मेंद्र की कोई फिल्म जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? शोले। शोले। हाँ जी। फेवरेट गायक? गायक कई हैं, अभी भी हैं जो मॉडर्न टाइम में है, और पुराने टाइम में मुकेश और मोहम्मद रफ़ी। हाँ जी। मोहम्मद रफ़ी का कोई ऐसा गीत या मुकेश का कोई ऐसा गीत जो आप जब भी अकेले हो तो गुनगुना ले? एक तो ये गीत है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला। ऐसे नहीं? हाँ जी। गुनगुना के? नहीं, गुनगुनाना मैं तो ऐसे गुनगुना नहीं जी। मतलब गुनगुना के नहीं, थोड़ा तरन्नुम से सही? नहीं तो थोड़ा मुझे, मैं बाथरूम सिंगर हूँ। तो आप ये जो है ना, ये कल्पना कीजिएगा अब आप बाथरूम में हो, और बाथरूम में होने से जो बाथरूम में जो एक भावनाएं आती है आप उनसे टच करें, और फिर जो ना आप ये बताएं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
नहीं हर बेसुरा हो जाएगा जी बहुत। चलो आप मेरे को बताइए कि रितु जी जो है जब उसको फुर्सत मिलती है हाँ जी। तब रितु जी क्या करती है? जी अब यहाँ पे आने के बाद तो मुझे फुर्सत जब मिलती है तो मैं मेरे बच्चे के साथ बातचीत करती हूँ सिर्फ। अच्छा। लेकिन इससे पहले मुझे बच्चे बहुत पसंद है और बुजुर्ग। अच्छा। तो मुझे उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद है। मैं बच्चों के साथ तो बिल्कुल बच्चा बन के अभी मतलब हम लोग गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे, मेरे कलीग्स के बच्चे थे तो वो जो चाहते थे मैं खेलती थी उनके साथ में। और गार्डनिंग करना मुझे पसंद है और रीडिंग बुक्स जो है मेरी मतलब इतना पसंद है मुझे कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं बुक्स पढ़ती, तो पढ़ते पढ़ते मुझे डिनर टाइम का नहीं पता चलता था। मेरी जो रूममेट थी उसको पता था कि अब ये पढ़ रही है ना तो ये खाना मिस करेगी। अच्छा। तो वो मेरा डिनर जो है रूम में ले आती थी। तो जब मुझे होश आता कि 10 बज गए 11 बज गए डिनर टाइम तो गया, तो फिर वो कहती थी मुझे पता था ऐसा ही होना है, तो फिर वो ले आती थी अपना मेरे लिए खाना। बहुत बढ़िया। आप यहाँ कॉलेज में हाँ जी ड्रामेटिक क्लब की जो है वो सदस्य रही हैं। हाँ जी। तो ये ड्रामेटिक क्लब की सदस्य होने के नाते आपका जो नाटकों से लगाव? जी इसमें इसका क्लब का नाम ड्रामेटिक क्लब था, बट इसमें सभी एकेडमिक एक्टिविटीज हम लोग करवाते थे। अच्छा। जैसे कई कंपटीशन हो गए, ऐसे राइटिंग कंपटीशन था या किसी भी तरह का या जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज भी करवाते थे हम लोग। बिल्कुल कोऑर्डिनेट करती थी मैं ये सारी चीज़ें जी। एक्सटेंशन लेक्चर्स भी मैंने बहुत करवाए हैं हमारे कॉलेज में। जी। इसके अलावा ये बताइए कि आप अपनी मैगजीन की, कॉलेज की मैगजीन की एडिटर भी रही हैं, चीफ एडिटर भी रही हैं। जब आप एडिटर के रूप में काम करती थी तो क्या अब कभी आपको ये नहीं लगा कि आपको जो ना ये एजुकेशन छोड़कर जर्नलिज्म में आ जाना चाहिए? दरअसल जर्नलिज्म जो है वो एक जटिल विषय है, सामाजिक सरोकार से, जन चेतना से जुड़ा हुआ विषय है। और ये मुझे एक और ड्यूटीज़ की तरह एक एक्स्ट्रा ड्यूटी दी गई थी, जिससे मैंने पूरी समर्पण के साथ अपने जो भी पहला एक्सपीरियंस है, अपना ज्ञान है, उसके आधार पे इसको निभाने की कोशिश की। लेकिन मेरे ये कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे पत्रकारिता की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको फुली डेडिकेटेड होके अध्ययन करना मेरे ख्याल से पड़ता है। तो आपका पूरा ध्यान जो है, आपकी पूरी डेडिकेशन जो है वो एजुकेशन की तरफ ही रही? बिल्कुल, वहीं पर आपकी रुचि रही? हाँ जी, मेरी रुचि थी, एजुकेशन में थी। मेरे बच्चों के साथ मेरा बहुत लगाव था। अगर आप एजुकेशन में नहीं जाती एज चांस, हाँ जी, तो फिर आप कौन सा फील्ड चुनती? जी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाती। एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल, मैंने इससे पहले HCS का एग्ज़ाम भी दिया था। 2 अटेम्प्ट करे थे मैंने। एक में मैं जब हमारे यहाँ सब्जेक्टिव टेस्ट होते थे तो एक पेपर में मैं रह गई थी, क्योंकि उस वक्त हमें इतना अवेयरनेस नहीं थी कि हमें कोई कोचिंग वगैरह लेनी चाहिए या किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए जी। उसके बावजूद भी मेरा हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनमें मैंने अच्छा स्कोर किया। लेकिन हिस्ट्री जो है मैंने 10वीं के बाद पढ़ा नहीं था और मेरे MA के एग्ज़ाम भी थे तब, तो वो उसमें मेरे थोड़े मार्क्स कम रह गए, तो वो मेरा नहीं क्लियर हो पाया। उसके बाद शादी हो गई और तुरंत बाद ये यहाँ पॉलिटेक्निक में मेरा जॉब लग गया और इसमें मुझे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आने लगा पढ़ाने में, तो फिर मैंने उसका इरादा छोड़ दिया। आप की अटैचमेंट, आपका लगाव वो एजुकेशन में रहा है? हाँ जी। ठीक है जी। आप लेक्चरर हैं? हाँ जी। तो अब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आके हाँ जी, आपको कैसा लगा? ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन जैसे मैंने एजुकेशन में बच्चों के साथ जो मेरा व्यवहार रहा हमेशा बड़ा निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से, मैं बच्चों से यहाँ भी कहती हूँ और वहाँ भी कहती थी कि मुझे आप में अपना बच्चा ही नज़र आता है। तो इस तरह से मैं सरलता के साथ मैंने व्यवहार किया बच्चों के साथ और उसी तरीके से कुछ नया सीखते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी मामले हैं उनमें सीख भी रही हूँ और जो समस्याएं आती हैं मेरे सामने यूनिवर्सिटी के जो मामले हैं उनको निस्वार्थ भाव से और निष्पक्षता से मैं डील करने की कोशिश करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। चलो, एक सवाल है आपके एजुकेशन से जुड़ा। हाँ जी। पिछले कई साल से ये चर्चा का विषय है, टाइम टू टाइम इस पर बड़े शिद्दत के साथ चर्चाएं होती है, सेमिनार भी लगाए जाते हैं
कि स्टूडेंट को एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जी, शिक्षा और राजनीति दरअसल एक छात्र के लिए पुल का काम करते हैं, और शिक्षा जो है उसमें राजनीति, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वो हमारा भविष्य हैं और उन्हीं में से नेता बनेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं, अरुण जेटली जी हैं, अजय माकन जी हैं जो आजकल राज्यसभा के उम्मीदवार हैं हरियाणा से, सुषमा स्वराज जी हैं, बड़े अच्छे नेता हमें मिले, सीताराम येचुरी जी हैं। बिल्कुल, तो ये छात्र राजनीति से ही ये हमारे भारत के पटल पे ये चमके हैं। तो इस तरह के सितारे हमें और भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि उनमें जो बच्चे हैं वो शिक्षण को दरकिनार, जो शिक्षण अधिगम को, इसको दरकिनार ना करें, बल्कि राजनीतिक विचारधारा को समझे कि बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में भी उनको शामिल करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा अपना दृष्टिकोण अपना सके। जब आप ये सक्रिय राजनीति में होंगे, बच्चों को किताबी ज्ञान की बजाय व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे का समग्र विकास। तो अगर हम राजनीति को एक तरफ छोड़ देंगे तो वो पहलू कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। एक आखिरी सवाल। हाँ जी। एक शिक्षक और एक रजिस्ट्रार जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसके रूप में आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ठाकुर रविन्द्रनाथ जी ने कहा था कि एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को नहीं जला सकता जब तक उसमें खुद में ज्वाला ना हो। वाह, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं ये चाहूँगी कि जो छात्र हैं वो ज्ञान की ज्वाला अपने अंदर जलाए रखें। दे शुड नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उनको ज्ञान की भूख हमेशा रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तरक्की करें और आगे बढ़े, यही हमारी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।